मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल पहले जब सरकार सत्ता में आई थी तो तमाम सारे वादे किए गए थे। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय की कि तमाम जो चुनौतियां रही हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र जी। कलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ कहा जाता है सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय। कितनी प्रगति आपको लगता है कि इन 3 सालों में हुई है जो तमाम पहले की गई हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम ये निश्चित रूप से देश के विकास दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी लगभग 45% से ज़्यादा का योगदान है। एक्सपोर्ट में 40% का योगदान है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ी भूमिका है और इस समय लगभग 5 करोड़ इकाइयों के साथ 11 करोड़ से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और विकास दर में सर्विस सेक्टर में 30% और बाकी सब मिला करके 7%, 37% का योगदान है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस पर ज़्यादा जोर दिया। और उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी थी लोगों को रजिस्ट्रेशन की थी, और रजिस्ट्रेशन के लिए लोग बार बार इधर उधर भटकते थे। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात के अंदर ये बात जिक्र किया था कि छोटे उद्यमी बड़े परेशान हैं। हमने अपने मंत्रालय में ये प्रयास किया कि लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल परेशान ना होना पड़े, इसलिए इसको ऑनलाइन किया। जो लगातार कई 100 पेज तक की क्वेरी की जाती थी कि ये नहीं है, वो नहीं है, और उसमें उद्यमी बेचारा लगातार परेशान होता था, उसको 1 पेज का किया, 20 बिंदु रखा। ऑनलाइन होने के नाते सारी चीज़ें फिलअप कर दीजिए, क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन नंबर 5 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा, बिना किसी कागजात के और बिना 1 पैसा खर्च किए हुए, और विथ सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई है। अभी तक रजिस्टर्ड यूनिट बहुत कम थी। यानी 2006 से लेके, जब से मंत्रालय बना है, 2006 से लेकर अब तक की जो रजिस्ट्रेशन की स्थिति थी 22 लाख से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो साल भर के अंदर 32 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। हमने एक स्फूर्ति योजना है, उस स्फूर्ति योजना के जरिए से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी और उसमें काम करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के लिए हमने 2014 से लेकर 2017 तक, 2015 में 71 ऐसे स्फूर्ति का था, जिसमें 54,000 कारीगरों को लाभ पहुंचाया और उस प्रकार की यूनिट्स को भी फायदा पहुंचाया। 2016-17 में 135 करोड़ के हिसाब से जो उनका एक विस्तृत रिपोर्ट है वो भी तैयार किया है। लगभग 78 इस बात से रिपोर्ट तैयार हुई हैं। तो इसके कारण जो लगातार ट्रेडिशन यूनिट गड़बड़ हो रही थी उनका ठीक होना, और उसमें लगे हुए कारीगरों को जो इधर उधर भागा करते थे वो ठीक से उसमें लग जाना। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो अर्थव्यवस्था में बहुत अहम योगदान है एमएसएमई सेक्टर का, निर्यात में अगर हिस्सेदारी देखें तो 40% करीब है, और अगर विनिर्माण में कुल हिस्सेदारी देखें इस सेक्टर की तो वो तकरीबन 45% है। कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं, चूँकि न केवल ग्लोबल प्लेयर के मुकाबले बल्कि अगर आप बड़े कॉरपोरेट से मुकाबला करें उनसे ये एमएसएमई सेक्टर, इसके उद्यमी मुकाबला कर पाएँ, इसके लिए कौन से कदम उठाए? इसके लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बड़ी गंभीरता से ध्यान दिया है, और ध्यान देते समय उद्यमी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर सके, इसके लिए सबसे पहले तो उसको ऋण लेने में जो दिक्कतें जाया करती थी, और ऋण लेने में 1 करोड़ तक के ऋण लेने में कोलेटरल फ्री ऋण दिया जाता था बैंक की तरफ से, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2 करोड़ का कवरेज किया है। और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम वो गारंटी लेती है, जो हमारे मंत्रालय की स्कीम है,
और इसमें जो संपूर्ण फंड था, कार्पस फंड जिसको कहते हैं, पहले 2,500 करोड़ का था। इस समय भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर वो 7,500 करोड़ हो गया है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी ऋण देगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से उसको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और इसलिए इस समय 61,000 करोड़ का संपूर्ण फंड के आधार पर, क्रेडिट के आधार पर लगभग 15 लाख यूनिट लाभान्वित हुई हैं। ये इधर भी हुई हैं और इसलिए मैं कह सकता हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी। इसी के साथ साथ हमने जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है इसके तरफ हमने ध्यान दिया है और उसके लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन क्लीन टेक्नोलॉजी है, लीन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको बड़ा व्यवस्थित तौर पर ध्यान दिया है ताकि ढंग से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में माल तैयार हो और उसका मानक के लिए हमने एक नई मानक का स्वरूप निर्माण किया है। मापदंड प्रमाण जो सर्टिफिकेशन का स्वरूप प्रदान किया है जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था लुधियाना में, वो जेड सर्टिफिकेशन है, जेड असेसमेंट मॉडल अथॉरिटी सर्टिफिकेशन। इसके आधार पर बढ़िया जो निर्माण कार्य होगा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए इस ढंग का निर्माण होगा। तो इसकी श्रेणियां सुनिश्चित की गई हैं। उन श्रेणियों के आधार पर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, इसमें जो भी इस श्रेणी में आएगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में हम इसको compete कर सकेंगे। इसमें जो हमने अनुदान दिया है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के द्वारा दिया है और क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के द्वारा लगभग 15,000 यूनिट इससे लाभान्वित हुई हैं और उसमें हमारा जो पैसा खर्च हुआ है लगभग 34,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है। सर, यही एक सवाल है कि जब मेक इन इंडिया पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और मेक इन इंडिया में एमएसएमई सेक्टर का बहुत अहम रोल है, लेकिन जो उत्पाद एसएमई सेक्टर के जरिए बनाए जा रहे हैं उनको एक बड़ा बाजार मिले, न केवल घरेलू बाजार बल्कि ग्लोबल स्तर पर एक बड़ा बाजार मिले और वो खड़े हो सकें, उसके लिए क्या कदम उठाए गए और अभी तक क्या नतीजे आए हैं, क्या फीडबैक मिला है? देखिए, हमने दोनों दृष्टि से विचार किया है। डोमेस्टिक मार्केट में भी वो जा सके और ग्लोबल मार्केट में भी compete कर सके। डोमेस्टिक मार्केट में जाने के लिए हमने जितने भी सेंट्रल पीसीयूज हैं और स्टेट पीसीयूज हैं इनके लिए कानून बनाया प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के नाते, और उस कानून के अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया कि 20% जो सामान होगा एमएसएमई का खरीदा जाएगा और उसके लिए अर्नेस्ट मनी नहीं होगी, उसके लिए टेंडर में L1 + 15% का योगदान होगा। ये हो रहा है। इसमें 4% SC ST के लिए होगा। स्वाभाविक है कि इस तरह के पीसीयूज इसको खरीद रहे हैं। दूसरा, जो ग्लोबल मार्केट में करने का फैसला किया है, इससे ग्लोबल मार्केट में हमारा एमएसएमई के लोग जाएं, इसके लिए बाकायदे भारत सरकार, हमारा मंत्रालय उनको अनुदान देता है, जाने के लिए हवाई का पूरा खर्चा देता है, वहाँ अपना स्टॉल लगा सके इसकी व्यवस्था करवाता है। इनोवेशन के आधार पर भी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप किया है उसका भी कोई चीज़ अच्छी है उसको भी हम प्रोत्साहित देते हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जा सकें और ग्लोबल मार्केट में अपने सामान को compete करवा सकें। इस तरह की भी व्यवस्था की है। कई यूनिट हैं वो सही से काम नहीं कर पाती, तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बीमार यूनिट हो जाती हैं, उनको दोबारा चालू करने के लिए उद्यमियों को वो दोबारा खड़े हो सकें, इसके लिए क्या कोई पहल हुई हो? इसीलिए रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज का एक फ्रेमवर्क बनाया और उसमें जहाँ जो एनपीए होने वाले हैं उनके बारे में जहाँ विचार करते हैं, वहाँ जो सिक यूनिट हैं, सिक यूनिट में जो रिवाइवल की जिनके लिए संभावनाएं हैं उन यूनिट्स को भी हम कहते हैं कि तुम अप्लाई करो, और ऐसी यूनिट्स भी अप्लाई करती हैं और उनको हम उस प्रकार की
विचार करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तकनीकी सपोर्ट में कुछ क्या मदद की जाती है? तकनीकी सपोर्ट में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अनेक प्रकार का उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसे मान लो लोन लेते हैं, हमारे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है जिसके आधार पर हम सब्सिडी देते हैं, तो इसमें 15% की हम सब्सिडी देते हैं। 1 करोड़ का अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए अगर आपने लोन लिया तो 15% का हम आपको सब्सिडी देंगे और उससे आप लाभ कर सकते हैं। इसी तरह से NMCP की मैंने बात की, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअस प्रोग्राम की बात की, उसके अंदर भी हम सब्सिडी देते हैं और उस सब्सिडी के आधार पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी टेक्नोलॉजी ढंग से कर सकें, इसके लिए हमारा प्रयास है। और जो 2 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए है। ये लोन ओनली फॉर टेक्नोलॉजी, ये जमीन के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए नहीं है। तो यह लोन उस टेक्नोलॉजी के लिए है जिसमें बिना थर्ड पार्टी गारंटी को उनको देता है, वो गारंटी हम लेते हैं। वो क्रेडिट ये जो CGT SME का मामला है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम हर स्तर पर उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का भी जो सर्टिफिकेशन का हमने तय किया है, ये भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के कारण ही है। और इसको इसलिए हमने दिया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसके बारे में और विस्तार से स्वरूप निर्माण करने के लिए हमने कहा है, वो कर भी रहे हैं, ताकि अच्छा खासा टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने उत्पाद को गुणवत्तायुक्त बना सकें। इस दृष्टि से उनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए। सर, बहुत सारे सवाल हैं, उन पर भी आगे हम आपसे पूछेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आलोक, अरे सोहन यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घर और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र से। सर, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से तमाम सुविधाएं और सपोर्ट दिया जा रहा है MSME सेक्टर को, इनके उद्यमियों को। एक बड़ी चुनौती रही है कि जो नए उद्यमी बनाए जा रहे हैं उनको पूंजी जुटाने की तमाम जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इससे एक कोशिश की जा रही है कि ऐसे उद्यमी जो सामने आ रहे हैं उन्हें मदद मुहैया कराई जाए। इन सब के अभी तक क्या नतीजे सामने आ चुके हैं? MSME मंत्रालय का एक अहम रोल है कि नए उद्यमी तैयार करें, और अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखें तो ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह से जो छोटे और मझोले उद्यमी हैं वो आगे आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को एक सहारा दे रहे हैं। हमने प्रारंभ में ही आपको बताया कि हम छोटे उद्यमियों को जो बैंक से कर्जे लिए जाते हैं उस पर हमने 2 करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन देने की बात तय की है, वो दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ हमने स्टार्टअप की बात की है। स्टार्टअप के लिए हम सब लोग बाकायदे प्रश्रय दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं।
इनोवेशन के आधार पर जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसके लिए सरकार ने स्वयं सुविधा प्रदान की है और ये तय किया है कि 5 वर्ष तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 वर्ष तक नो गवर्नमेंट, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और उसके आधार पर वो आगे बढ़ते जाएंगे। और एक अटल इनोवेशन मिशन के एक अलग से योजना है, उस अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ का फंड भी है। यह फंड ऑफ फंड के माध्यम से, सिडबी के माध्यम से लोगों को सहयोग प्रदान करता है, जिसके कारण स्टार्टअप तैयार करने वाले आगे बढ़ सकें। इसी ढंग से स्टैंड अप इंडिया के नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसमें हर बैंक एक एससी और एक महिला, 2 को अडॉप्ट करेगा, लोन देगा और उसके आधार पर उनको इस दिशा में आगे बढ़ाता चलेगा। एससी एसटी हब भी एक, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लुधियाना में लॉन्च किया था। जो भी छोटा उद्योग है उनका, उसके लिए मार्केटिंग ठीक से हो, छोटा उद्योग लगा सकें, इसके लिए ढंग से व्यवस्था की जाए। इसके लिए भी 490 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसके लिए बकायदे, ये पहली बार हुआ है सब, ये बकायदे उसके लिए व्यवस्था भी चल रही है कि सारी व्यवस्थाएं छोटे उद्यमियों के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान किया जा सके, उस दिशा में की गई हैं। और बैंक से अगर लोन नहीं मिल रहा है और लोन को दिक्कत जा रही है, तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ और दी है, उन्होंने कहा बैंक से नहीं मिल रहा है तो वही सुविधा प्रदान की जाएगी जो सुविधा बाकी को बैंक के माध्यम से होती है, वह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उनके द्वारा। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो किया है, हमने कहा कि 5 करोड़ यूनिट्स हैं, कैसे किया जाए, तो एक मुद्रा योजना अलग से है। उस मुद्रा योजना में छोटे उद्यमी, छोटे काम करने वाले, सर्विस सेक्टर में काम करने वाले, ऐसे सब लोगों के लिए 50,000 तक का जो कर्जे लेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के, वो शिशु कहलाया जाएगा। 50,000 से लेकर ऊपर से लेकर 5 लाख तक लेंगे बिना किसी गारंटी के, किशोर कहा जाएगा। और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लेंगे, उनको तरुण कहा जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी गारंटी के बगैर। तो इसके कारण उनको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो ये सारी योजनाएं छोटे उद्यमियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए प्रोत्साहन देने वाली हैं। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो पहले ये था कि 8% पर लोगों के टैक्स के लिए असेसमेंट हुआ करता था आय पर, उसको घटा दिया गया है, 6% कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ की गई है। और जो इस बार छोटी कंपनी है, छोटी कंपनियों को भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में 30% का टैक्स था, उसको भी घटा दिया गया है 5%। और उसके कारण लगभग 96% छोटी कंपनी लाभान्वित हुई है। छोटे उद्यमियों को कर लाभ दिया गया है, तमाम सुविधाएं दी गई हैं। मोदी सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर रहा है। एमएसएमई सेक्टर एक अहम कड़ी है। एक बड़ा सवाल ये रहा है रोजगार पैदा करने को लेकर। क्या कोई आंकड़ा है कि एमएसएमई सेक्टर के से जो जुड़े लोग हैं, उद्यमी और उन उद्यमों में काम करने वाले जो लोग हैं, पिछले 3 सालों में कितनी वृद्धि हुई है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वादा रहा है मोदी सरकार का और सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदारी भी कहें तो एमएसएमई सेक्टर पर रही है रोजगार पैदा करने को लेकर। हमारे यहाँ एक योजना है जो 2008 से 9 से प्रारंभ हुई है, लेकिन इस समय उसको ज़्यादा गति मिली है। उस योजना का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको PMEGP कहते हैं। PMEGP को हमने प्रभावी तौर पर लागू करने का प्रयास किया है और 14 से लेकर 17 के बीच में 1,04,000 से ज़्यादा यूनिट्स आई हैं, जिसमें 11 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, केवल 2016-17 के अंतर्गत ये बढ़ करके केवल 58,000 उसमें हुआ है और उसमें 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ है। और इसमें सबसे मजेदार बात है कि 1280 करोड़ का पूरा इसमें यूटिलाइजेशन हुआ है। इसका कारण ये है कि इसको पहले की तुलना में काफ़ी रिफॉर्म हुआ है। और वो रिफॉर्म ये है कि पहले एप्लीकेशन लिए जाते थे, फिर इंटरव्यू आदि होता था, इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन कर देने के कारण फटाफट से आएगा, देख लिया, वेरीफाई कर दिया। हर महीने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग होती है और उसमें बैंक
को दे दिया जाता है कि इतने हुआ, बैंक सेंक्शन कर देता है, तो इसका लाभ हुआ है। दूसरा ये भी हुआ है कि लगभग इस समय 1531 जो खादी संस्थाएं हैं, चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 1531 खादी संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई हैं और उसमें 3,09,000 से ज़्यादा कारीगर हुए हैं। इस बार हमने ये किया है 331 करोड़ KRTB के माध्यम से उसको सहयोग प्रदान किया गया है और 331 करोड़ के द्वारा 1,600 करोड़ उत्पादन होगा, जिसमें लगभग 19 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। खादी पर हम अलग से चर्चा नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से ये आया है और जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। इसी तरह से हमारी एक स्पायर योजना है, स्पायर योजना में भी हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं और वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसी पर सवाल है कि MSME सेक्टर को गति मिले, इसके लिए कौशल विकास पर बहुत जोर है मोदी सरकार का। स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो सेंटर खोले गए आपके मंत्रालय से संबंधित, उन पर क्या प्रगति हुई और अब तक कितना कोई आंकड़ा सामने आया है कि युवाओं का जो स्किल डेवलपमेंट किया गया हो जिन्हें MSME सेक्टर में रोजगार मिला हो? देखिए, हमारे यहाँ एक निमिष में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत पहले से चल रहा है। इसमें देश के भी विदेश के भी लोग अगर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, आपने काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है, लगभग 54,000 लोग ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं व्यावसायिक आधार पर, और उन ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए लोग जगह जगह जाकर एम्प्लॉय भी हुए हैं, अपना छोटा उद्यम भी खोले हैं। हमने विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलाते हैं जो ATI कहते हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर के आधार पर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है। हम हैंड ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं जो एस्पायर योजना के माध्यम से है। मशीनों पर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देकर, जिसको लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स है। हमारे देश में 57 इस तरह से लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स चल रहे हैं और उसमें काफ़ी, ये केवल हम जब मंत्री बने तब हुआ है ये सब, और इसमें काफ़ी लोगों को तैयार किया है। ट्रेंड भी हो रहे हैं, अपना उद्यम भी शुरू कर रहे हैं और इंडस्ट्री में एम्प्लॉय भी हो रहे हैं। और एक हमारे यहाँ टूल्स रूम्स का है, टेक्नोलॉजी सेंट्रल सिस्टम प्रोग्राम के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं और उसमें हर वर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन हो रहे हैं। इस बार 15 टूल रूम्स और हमने खोलने का फैसला किया है। 18 ऑलरेडी खुले हैं, जिसमें 9 का हमने शिलान्यास कर दिया है। सब अगर हो जाते हैं तो 2.5 लाख प्रतिवर्ष ट्रेनिंग लेंगे और इनका प्लेसमेंट निश्चित है, 100% प्लेसमेंट, और इसमें एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं। तो ये लगातार, और जो निमिसमें हैं, निमिसमें के तरफ से जहाँ ट्रेनिंग देते हैं वहीं जॉब फेयर भी लगाते हैं। जॉब फेयर लगाकर कई कंपनीज आती हैं, उसमें लोगों को लेती हैं और उसमें इस समय 54 जॉब फेयर लगे हैं। हमारे भी जिले में 2 जॉब फेयर लग चुके हैं और उसमें 1,500 लोगों को हमने नौकरी दी है। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है रोजगार के मोर्चे पर और कौशल विकास युवाओं का करने के मोर्चे पर। हम अब खादी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद विशेष जोर रहा है खादी पर और खादी को लेकर उन्होंने तमाम पहल भी की है। जो 3 वर्षों में कितनी प्रगति हुई है खपत के लिहाज से देखें और खादी के विस्तार के लिहाज से देखें? देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं खादी के प्रति बहुत रुचि ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले अपने मन की बात के अंदर खादी के बारे में जिक्र किया था और आम जनता से आग्रह किया था कि अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं तो तय कर लो कि एक खादी का भी कपड़ा खरीदेंगे। एक रुचि बढ़ी लोगों की, नौजवानों की, सभी लोगों की रुचि बढ़ी और लोगों ने खरीदना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि 34% बिक्री बढ़ गई और 29% का उत्पादन बढ़ गया। और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि लगभग 52,000 करोड़ की बिक्री हुई है, जो अब स्वयं अपने में एक रिकॉर्ड है। और हमने इस दिशा में संस्थाओं को भी प्रोत्साहित करना शुरू किया, इसमें सुधार भी किया। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन। पहले खादी फॉर नेशन था, अभी भी है, लेकिन फैशन में भी कम नहीं है।
तो ग्लोबल मार्केट में हम compete कर सकते हैं। इसलिए हमने डेनिम खादी भी किया, हमने टी शर्ट का भी किया, हमने डिजाइनर्स भी कंसल्टेंट के रूप में रखा, और हमने विभिन्न ऐसे संस्थाओं के साथ एमओयू करना शुरू कर दिया जो इसको ग्लोबल मार्केट में ले जाने में सक्षम हो सकते हैं और इसकी गुणवत्ता को और आगे बढ़ा सकते हैं। और उसे चाहे रेमंड से हो, चाहे बिरला से हो, इन्हों से हमने बाकायदा एमओयू किया है। और इस दिशा में खादी की तरफ लोगों का ज़बरदस्त तरीके से आकर्षण बढ़ा है। अभी इस बार लगभग 1531 संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ ऑनलाइन, और इसमें 3 लाख से ज़्यादा कारीगर का रजिस्ट्रेशन हुआ, और इसमें 331 करोड़ रुपया दे करके हमने, जैसे पहले आपको बताया कि 1600 करोड़ का उत्पादन और 2005 करोड़ की बिक्री, और इसमें लगभग 19 लाख के आसपास का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सभी इससे संबंधित लोग जो होंगे। आपने तो ये सारी चीज़ें खादी के हुई है। खादी के चरखा को हमने जगह व्यवस्थित किया है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर भी बड़ा चरखा लगा है, यहाँ सीपी में भी, कनाट प्लेस पर भी स्टील का बड़ा चरखा लगा है, एक म्यूजियम भी किया है, ताकि खादी की तरफ आकर्षित होकर के लोग देखें कि आखिर खादी का इतिहास क्या रहा है। तो स्वाभाविक रूप से खादी का इतिहास, खादी की मूलभूत कल्पना, खादी के प्रति राष्ट्रीय भावना, एक खादी के प्रति भावनात्मक लगाव, और भावनात्मक लगाव के आधार पर खादी के प्रति रुचि, और ये रुचि को और आगे बढ़ाते हुए खादी को ग्लोबल मार्केट में ले जाकर हम भारत के स्वदेशीपन को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए compete कर सकते हैं। ये स्वरूप निर्माण करने का प्रयास हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी अब चुनौती आगे के लिए क्या मानते हैं, क्या प्राथमिकता होगी अब जो उपलब्धि रही है अभी तक एमएसएमई सेक्टर में? भारत सरकार ने ये तय किया है कि कम से कम 10% हमारा विकास दर बढ़े। ये 10% तक ले जाने, विकास दर को ले जाने वाली हमारी एक चुनौती है। वो चुनौती हमारे लिए भी है, और इसे 10% तक विकास दर को बढ़ाने में हम एमएसएमई को कैसे सक्षम बना सकते हैं, एमएसएमई को कैसे आगे ले जा सकते हैं, यह हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस दिशा में चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, चाहे माल की गुणवत्ता होगी, चाहे उसकी मार्केटिंग होगी, चाहे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा, हम 10% से क्रॉस कर जाएं अपने विकास दर को, और इसमें जो एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है उस योगदान को ध्यान में रखते हुए काम करें। ये हमारे लिए चुनौती है, और उस दिशा में आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। कलराज जी, सवाल और बहुत सारे हैं, लेकिन अब समय की कमी है। डीडी न्यूज़ से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। कलराज मिश्र केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बातचीत की हमारे साथ। एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें जो तमाम उपलब्धियां रही हैं 3 साल की, और जो आगे की चुनौती है, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।